दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कॉल्स मेरे पास आ रहे थे कि अब किस तरीके से हम प्रोग्रामर की प्रिपरेशन को कंक्लूड करें। लास्ट 3-3.5 महीने बचे हैं। अभी तक 27 अक्टूबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है और मुझे लगता है 27 अक्टूबर को एग्जाम हो जाएगा। हो सकता है पोस्टपोन हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं है जितनी जानकारी है। अब आखिरी 3 महीने में जो प्रोग्रामर का सिलेबस है उसको हम किस तरीके से कंक्लूड करें, किस तरीके से कंप्लीट करें, किस तरीके से पढ़ें, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस थे। प्रोग्रामर का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए मुझे लगता है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अपने को बात करनी चाहिए। जावा, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, सेड, 4 सब्जेक्ट अपने पास हैं मेनली टेक्निकल में मिलाकर। सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अगर अपन बात करेंगे तो शायद हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। तो पहले हम सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखते हैं। आज हम जावा की बात करते हैं, कल हम किसी और सब्जेक्ट की बात करते हैं, एंड एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन चारों सब्जेक्ट्स पे किस तरीके से फोकस किया जाए। चलिए, सबसे पहले अपन जावा की बात करें। जावा हमारे पास पेपर 2 के अंदर है, प्रोग्रामर के अंदर। जो जावा का सिलेबस है वो क्या है, वो पहले समझना जरूरी है। हम केवल सिलेबस के पॉइंट बाय पॉइंट नहीं जा सकते, ये ध्यान रखिएगा। हमें पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा, उस सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो एक बार अपन इस सिलेबस को डिटेल में बात कर लेते हैं। हालांकि आपने पहले स्टडी स्टार्ट कर दी होगी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने। जिन्होंने नहीं भी की है वो अभी इन टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जावा फीचर्स की बात अपन करते हैं। भाई कौन कौन से फीचर्स जावा के हैं। इसके बाद जावा का सोर्स फाइल स्ट्रक्चर, सोर्स फाइल स्ट्रक्चर की बात अपन करते हैं, जिसमें अपन कहते हैं भाई जावा की फाइल में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है, किस सीक्वेंस में हो सकता है, पैकेज कहां लिखेंगे, इंपोर्ट कहां लिखेंगे, मेन कितने होंगे, क्लास पब्लिक होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, फाइल का नाम क्या होगा, ये तमाम चीजें। फिर जावा के प्रोग्राम के अंदर हर एक इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं टोकन। टोकन्स के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स के अंदर हम बात करते हैं जो जनरल कीवर्ड्स हैं, कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड्स जो हैं। इसके अलावा जो अंडरस्कोर को कीवर्ड की तरह ट्रीट किया जाता है या नहीं, कब से किया जाता है, कौन से वर्जन से ऐड किया है। देन आइडेंटिफायर्स की अपन बात करते हैं, लिटरल्स की हम बात करते हैं, ऑपरेटर्स की हम बात करते हैं और सेपरेटर्स की हम बात करते हैं। लिटरल्स के अंदर अगर हम देखें भाई अंडरस्कोर कहां कहां काम में ले सकते हैं, अगर हम इंटीजर लिटरल की बात करें कहां नहीं ले सकते, ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस अपन बात कर सकते हैं। लिटरल्स के बाद में हम आते हैं ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस के अंदर। ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स के अंदर हमारे पास तमाम तरीके के ऑपरेटर्स हैं जावा के अंदर। बिटवाइज ऑपरेटर्स को इंक्लूड करते हुए हम तमाम ऑपरेटर्स की बात कर सकते हैं। शिफ्ट ऑपरेटर्स की बात कर सकते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट विल बी 0 की बात कर सकते हैं। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद एक्सप्रेशंस हमारे पास आते हैं। किसको किसके अंदर असाइन कर सकते हैं, किस एक्सप्रेशन के अंदर 2 अलग अलग डेटा टाइप है तो किस टाइप का एक्सप्रेशन बनेगा, कास्टिंग कैसे होगी, कन्वर्जन कैसे होगा, ये तमाम तरीके के चीजें आपके एक्सप्रेशंस के अंदर आ जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आप 3 तरीके के स्टेटमेंट्स की बात करते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की, लूपिंग कंस्ट्रक्ट्स की एंड लूप ब्रेक स्टेटमेंट्स की। जब आप सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो आप बात करते हैं कि भाई हमारे पास इफ है, स्विच है। स्विच के अंदर जेडीके 14 तक कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। एरो केस आपको देखना पड़ेगा, मल्टीपल केस वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी, केस एक्सप्रेशन आपको देखना पड़ेगा। ये तमाम चीजें जो कि नए फीचर्स ऐड किए गए हैं उनकी हमें बात करनी होगी।
जब लूप्स के अंदर बात कर रहे हैं तो हमें बात करनी होगी अपना वाइल, डू वाइल, फॉर एंड फॉर ईच, जो कि स्पेशल केस जेडीके 5 के अंदर ऐड किया गया था। फिर हम आते हैं ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न। ब्रेक कंटिन्यू के अंदर लेबल्ड ब्रेक, लेबल्ड कंटिन्यू की आपकी बात करनी होगी, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां तक आपका जनरल जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है वो खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स के ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स की हमें बात करनी होगी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, कौन कौन से तमाम फीचर्स हैं उनकी। आ जाइए क्लासेज के ऊपर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो अपन पढ़ते हैं, क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो अपन पढ़ते हैं, इन तमाम चीजों की आपको बात करनी होगी। मेथड किस तरह डिफाइन करेंगे, आर्ग्यूमेंट पासिंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से मेथड्स को कॉल करेंगे, न्यू का क्या फंक्शन है, न्यू ऑपरेटर कब काम में लेते हैं, कंस्ट्रक्टर्स कैसे हैं, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर्स हैं, किस किस तरीके से कंस्ट्रक्टर आपके हो सकते हैं, एंड वेरार्क्स क्या है, वेरार्क्स क्या है। इसके अलावा वेर जो कंटेक्स्ट सेंसिटिव कीवर्ड है उसकी बात अपन करते हैं। देन आ जाते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। इनहेरिटेंस की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जनरल इनहेरिटेंस की बात आपने की, इसके बाद आपने बात की सुपर कीवर्ड की। सुपर कीवर्ड से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल करेंगे, सुपर क्लास के मेंबर को कैसे कॉल करेंगे, डायनेमिक डिस्पैचिंग कैसे होगी, सुपर क्लास सब क्लास के बीच में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं, सुपर क्लास के रेफरेंस में सब क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं, सब क्लास के रेफरेंस में सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है या नहीं, कास्टिंग हो सकती है क्या, कास्टिंग कब हो सकती है। इस तरीके के तमाम फीचर्स आपके पास इनहेरिटेंस में है जो कि आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का कंसेप्ट आता है जो कि इसी से रिलेटेड है। इनहेरिटेंस के बाद आप पैकेजेस का कंसेप्ट देख सकते हैं। पैकेजेज के अंदर आपके पास बेसिकली पैकेजेज आर नेमिंग एंड विजिबिलिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। नेम्स को आप कंट्रोल करते हैं, विजिबिलिटी को आप कंट्रोल करते हैं, उन तमाम चीज़ों को आप डिस्कस करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इंटरफेसेज हमारे पास आ जाते हैं। इंटरफेसेज के अंदर हमें जो ट्रेडिशनल इंटरफेस हम काम में लेते थे, इसके अलावा जेडीके 8 और 9 से बहुत सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन का फीचर ऐड हुआ, आपके स्टैटिक मेथड्स का फीचर ऐड हुआ, प्राइवेट मेथड्स का फीचर ऐड हुआ, वो तमाम आपको पढ़ने होंगे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपने कहा साहब एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर जनरल एक्सेप्शन हैंडलिंग के अलावा चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन से होते हैं, थ्रो कब काम में लेते हैं, इसके अलावा जो नए फीचर्स आपके पास हैं उनकी आप बात करते हैं। ट्राई कैच रिसोर्सेज की जो आप बात करते हैं, जिसमें आप क्लोजेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाले ऑब्जेक्ट का पास करते हैं, ऑटो क्लोज वाले ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं, वो तमाम चीज़ आती है। चेन्ड एक्सेप्शन आते हैं। ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का बात करते हैं। इसके बाद आप थोड़ा आगे बढ़ें तो आगे हम पढ़ेंगे भाई ऑब्जेक्ट क्लास क्या है। ऑब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है सुपर मोस्ट क्लास है, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है। देन आपके पास स्ट्रिंग क्लास आ जाती है, रैपर क्लासेज आपके पास आ जाती हैं, रैपर क्लासेज आपके पास आ जाती हैं, मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास आ जाती है। मल्टीपल थ्रेड्स किस तरीके से काम करेंगे, रनेबल को इंप्लीमेंट कैसे करेगा, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड कैसे करेगा, जॉइन का क्या मतलब है, वेट का क्या मतलब है, वेट नोटिफाई ऑल का क्या मतलब है, ये तमाम चीज़ें हमारे मल्टी थ्रेडिंग के अंदर आती है। इसके बाद आप आते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। कलेक्शन इंटरफेस है, लिस्ट इंटरफेस है, सेट इंटरफेस है, सॉर्टेड सेट इंटरफेस है, बहुत सारी क्लासेज हैं, एरे लिस्ट सेट, हैश सेट, ट्री सेट वगैरह वगैरह। दैन मैप एपीआईज आपके पास है। मैप एपीआई, कलेक्शन एपीआई हालांकि डिफरेंट है, लेकिन हम एक ही बंडल के अंदर मानते हैं। फिर आपके पास लीगेसी क्लासेज है। लीगेसी क्लासेज के अंदर वेक्टर है, स्टैक है, डिक्शनरीज है, हैश टेबल है, प्रॉपर्टीज है। ये तमाम जो क्लासेज हैं ये आपकी लीगेसी क्लासेज के अंदर है। देखिए यहाँ पर इंटरेस्टिंगली हमारे सिलेबस के अंदर केवल वेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन वेक्टर का मतलब केवल वेक्टर नहीं रहा। जैसे ही वेक्टर टर्म आया तो हमारा कंप्लीट कलेक्शन फ्रेमवर्क आ गया, क्योंकि अब जेडीके जब से कलेक्शन फ्रेमवर्क आया है उसके बाद से
जितने भी लीगेसी क्लासेज या वेक्टर भी कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर डबल सेट ऑफ मेथड्स है। पहले वाले मेथड्स जैसे हम कहें भाई सिंक्रोनाइज थे, अब नए जो मेथड्स है वो नॉन सिंक्रोनाइज है, तो वो तमाम मेथड्स हमारे पास है। सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज का क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। देन अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट। इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट, इनपुट आउटपुट के कंसेप्ट के अंदर आपको पढ़ना होगा स्ट्रीम क्लासेज कौन सी है, कैरेक्टर स्ट्रीम और बाइट स्ट्रीम कौन कौन सी हैं, कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेज कौन कौन सी है, बाइट स्ट्रीम क्लासेज कौन कौन सी है, फाइल से रीड कैसे करेंगे, फाइल के प्रॉपर्टीज को देखने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास है, फाइल क्लास है, उन तमाम चीज़ों की बात करेंगे। इसके अलावा आप बात करेंगे कि यहाँ पर सीरियलाइजेशन क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को कैसे सेव करेंगे। सीरियलाइजेशन एंड एक्शनलाइजेबल के, सीरियलाइजेबल और एक्शनलाइजेबल के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें पढ़ने होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के अंदर आता है सीरियलाइजेबल एंड एक्शनलाइजेबल। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लेट्स की। एप्लेट्स आपके पास हैं जो कि सर्वर से क्लाइंट पर आने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि सर्वर से क्लाइंट पर आते हैं और क्लाइंट पर आकर रन होते हैं। एप्लेट्स को अब ऑब्सोल्यूट कर दिया गया है और एप्लेट के बहुत सारे दूसरे फीचर्स ऐड कर दिए गए, जे लिंक, जे पैकेज वगैरह वगैरह। आपको हल्का फुल्का ज्ञान उनका होना चाहिए। इसके बाद अगर अपन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सिलेबस के हिसाब से सर्वलेट्स है, हालांकि जेडीबीसी नहीं है, लेकिन जेडीबीसी हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सर्वलेट और जेएसपी के अंदर बहुत सारा काम है जो कि जेडीबीसी के बिना हम नहीं करते हैं। तो जेडीबीसी की जब अपन बात कर रहे हैं तो हमें तमाम चीज़ें आनी चाहिए। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या है, पैरामीटराइज्ड स्टेटमेंट क्या होता है, प्री कंपाइल्ड स्टेटमेंट कौन से हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, रिजल्ट सेट कौन कौन से टाइप के होते हैं, रिजल्ट सेट कंकरेंसी क्या होती है, फेस डायरेक्शन क्या है, फेस साइज क्या है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते हैं जेडीबीसी के अंदर। अपन सबलेट्स के ऊपर आते हैं। जनरल वेब कंसेप्ट से स्टार्ट होते हुए हमें सबलेट्स के एपीआईज के पता होना चाहिए। सबलेट एपीआईज के अंदर सबलेट इंटरफेस, जेनरिक सबलेट, एचटीटीपी सबलेट वगैरह वगैरह, सबलेट कॉन्फ़िग और दुनिया भर की जो आपकी सबलेट इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट, सबलेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, एचटीटीपी सबलेट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, सबलेट कंटेक्स्ट, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपके पास सेशन हैंडलिंग के कंसेप्ट आते हैं, सबलेट कोलैबोरेशन से रिलेटेड चीज़ आती है। तो ये तमाम चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देन हम बढ़ते हैं जेएसपी की तरफ। जेएसपी में जनरल जो डिफरेंस है, जेएसपी और सबलेट के अंदर क्या डिफरेंस है, जेएसपी किस तरीके से रन होती है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, कंपाइलेशन कैसे होता है। आपका टॉमकैट की अगर बात करें तो टॉमकैट का पैकेज स्ट्रक्चर क्या है, सैंडबॉक्स जिसे आप कहते हैं, पैकेज में कौन से फोल्डर में कौन सी क्लासेज जाती है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबलेट से रिलेटेड एटलीस्ट, ये तमाम बातें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। ये वो चीज़ें थी जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन्ड है या हमारे सिलेबस में हिडन है। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि जावा में हमें पढ़नी होगी। इन सब के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है, वो है जावा के न्यू कंसेप्ट्स, न्यू कंसेप्ट्स ऑफ जावा। जावा के न्यू कंसेप्ट्स, देखिए जब जावा का सिलेबस बनाया गया था, ये शायद जो सिलेबस आप आज जो कि हम देख रहे हैं प्रोग्रामर के अंदर, वो सिलेबस हमारा 2009-10 में शायद बना था, 10 में बना था। अब 10 से लेकर अब तक बहुत सारे नए फीचर्स ऐड हो गए हैं। जावा 21-22 तक बहुत सारी चीजें ऐड हो गई हैं। उन सारे फीचर्स का आपको ज्ञान तो होना ही चाहिए, उनका पता तो होना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि छोटा सा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, जैसे मान के चलें जब अपन पहले काम करते थे तो हमारे पास पैकेजेज हुआ करते थे जो कि कलेक्शन ऑफ क्लास है। अब हमारे पास कलेक्शन ऑफ पैकेज की बात भी हो गई, हम मॉड्यूल्स की बात करते हैं, लैम्डा एक्सप्रेशंस की बात करते हैं, हम दुनिया भर की चीज़ों की बात करते हैं। जैसे क्लास ऑब्जेक्ट आपके पास है तो इनर क्लास भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एनोनिमस क्लास भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इनर क्लास, एनोनिमस क्लास, नेस्टेड क्लास, ये तमाम चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। लाइटली मत लीजिएगा। प्रोग्रामर का जो एग्जाम है, आप ध्यान रखिएगा, गजेटेड ऑफिसर पोस्ट है। पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि बहुत अच्छे पेपर्स, बहुत टफ पेपर्स आ रहे हैं,
बहुत ज़्यादा मेरिट जा रही है। इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो हमें इन तमाम चीज़ों को डिटेल में देखना होगा। इन सब के अलावा जो चीज़ें हमारे पास है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि C++ के अंदर है, जावा में वो अप्लाई नहीं होती। लेकिन पिछले पेपर्स को अगर देखा जाए तो जावा के में उस पेपर के अंदर, प्रोग्रामर के पेपर के अंदर कंसेप्ट को पूछा गया। जैसे वर्चुअल फंक्शन हम C++ में बाइंडिंग के लिए काम में लेते हैं, जावा में नहीं लेते, क्योंकि जावा में मेथड्स की बाइंडिंग ऑटोमेटिकली रन टाइम पर होती है, डायनेमिक बाइंडिंग होती है। लेकिन वर्चुअल फंक्शन पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस अगर हम बात करें जावा के अंदर तो हमें पता है क्या होते हैं, लेकिन C++ में एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए प्योर वर्चुअल फंक्शन काम में लेते हैं। तो प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इनको काम में ले रहे हैं। बस इतना तो कम से कम हमें पढ़ना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके पास है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन। हालांकि ये जो कंसेप्ट आपके पास है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड के अंदर भी है। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिटेल में पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए। या तो आप वहां डिटेल में पढ़ लीजिए या आप यहीं से चालू हो जाइए। तो दोनों में मोर और लेस चीजें सेम है और दोनों चूंकि एक ही पेपर में है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस डिजाइन साइड के अंदर, साइड आपका पेपर 2 के अंदर है, जावा भी पेपर 2 के अंदर है। तो इसको आप साइड के साथ भी पढ़ सकते हैं। याद रखिए साइड के साथ आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास डायग्राम क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होते हैं, कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होते हैं, स्टेट डायग्राम क्या होते हैं। ये तमाम चीजें जो है ये हमें देखनी होंगी। तो दोस्तों इसे लाइटली मत लीजिएगा। आप जितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं जहां से भी कर रहे हैं, कई साथियों ने बताया कि वो कुछ यूट्यूब चैनल्स को रेफर कर रहे हैं, ठीक है, आप जहां से भी करें, लेकिन इतनी तमाम चीजें जो कि हमने बात की है, सारी चीजें आपको एक जगह पर पढ़नी होंगी। इनके लगातार आप नोट्स बनाइए। इनके जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें लीजिए। केवल जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है या नहीं करता है, ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद हम नहीं करते। या जावा में इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स, इंप्लीमेंट्स क्या काम में लेते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यही क्वेश्चन हो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। क्योंकि ऐसे इतने सिंपल क्वेश्चंस का रेशियो आप ये मान के चलिए, अगर हम जावा के पेपर की बात कर रहे हैं, अगर मैं 50 क्वेश्चंस की बात करता हूं, अगर मैं जावा में कहूं कि भाई 50 क्वेश्चंस जावा के आने वाले हैं, तो आप ये मान के चलिए कि शायद 20 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो बिल्कुल सिंपल होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल रसगुल्ला पेपर है। लेकिन जो 20 क्वेश्चंस होंगे वो इतने टफ होंगे कि उसमें आपको स्कोर करना मुश्किल होगा। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके मॉडरेट होंगे, ये आपके टफ क्वेश्चंस होंगे। और जिन्होंने इन टफ क्वेश्चंस को कर लिया वो सेलेक्ट होगा। तो आपको इन टफ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। सिंपल क्वेश्चंस पे तो सभी ध्यान देंगे, सिंपल क्वेश्चंस को तो सभी सॉल्व कर देंगे, सभी पेपर्स, सभी सब्जेक्ट्स के अंदर, भले ही वो DBMS हो, भले ही नेटवर्किंग हो, जावा हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सैड हो, किसी के अंदर भी सिंपल को तो सब आसान, सब सॉल्व करेंगे, मॉडरेट को भी कर देंगे। हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस होना चाहिए इन 20 क्वेश्चंस में से। जिसने इन 20 क्वेश्चंस को जितना ज्यादा सॉल्व कर लिया, जितना ज्यादा आंसर दे दिया, उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों ये मैंने जो डिस्कस आपसे किया, ये सिंपल मैंने जावा के लिए किया। मैं बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने में भरोसा नहीं करता। मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं कि हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या हमें पढ़ना चाहिए, इस सिलेबस का मतलब क्या है, ये आपके साथ डिस्कस किया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे कल मैं होपफुली आपके पास DBMS के साथ आऊँगा। DBMS पर हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार।